सभी को नमस्कार दोस्तों। सोसाइटी सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता। इससे जुड़े हुए यूपीएससी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए मेंस के एग्ज़ाम में। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है, टू दी पॉइंट चल रही है। हाँ, लेसन लाने में थोड़ा सा देरी हो जाती है। पहले तो मैं क्या कर रहा था, एक दो दिन से वीडियो बना रहा था, आप लोग देख भी रहे थे, लेकिन आजकल उतना मोटिवेशन भी तो नहीं मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। 1000-2000 व्यूज़ में यार कौन वीडियो बनाएगा, कौन इतना एफर्ट लगाएगा, पूरे दिन भर पहले नोट्स बनाओ, फिर वीडियो रिकॉर्ड करो, अपलोड करो, काफ़ी टाइम इसमें जाता है। फिर तो मेरा भी उतना मज़ा नहीं है, मतलब सीधी सी बात कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं देखोगे तो मैं क्यों बनाऊँगा। तो मैंने भी ये फैसला किया कि शायद मेंस की ये लास्ट सीरीज़ हो अपनी, उसके बाद में मेंस में आप अपने हिसाब से पढ़ना, क्योंकि सबको पीडीएफ नोट्स चाहिए बस। नो टेलीग्राम पे फ्री में नोट्स चाहिए उनको, वीडियो कोई नहीं देखता। तो सीधी सी बात है यार, उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है। इसके बजाय मैं भी ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिनमें ज़्यादा व्यूज आते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि इन वीडियो से मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा, टाइम भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और बाकी यदि आप सपोर्ट करना चाहते हो तो इनको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बता सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनको भी फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। शायद व्यूज़ आए, मतलब आप लोग भी अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करोगे तो मैं भी अच्छा प्रयास करूँगा, तो शायद मामला आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा जैसे एक अपनी जो वेबसाइट आप कई बार कमेंट करते हो कि सभी नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो मैंने जितने भी हैंड रिटन नोट्स अब तक बनाए, टू दी पॉइंट बनाए, आप यहाँ से देख सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जितने भी हिंदू के नोट्स है या एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, जितने भी नोट्स हैं, अच्छे मॉडल आंसर आपको सब यहाँ मिल जाएंगे। अपनी वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्वेश्चन किस टाइप के हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो जाती है। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता और सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए। तो कुछ ऐसे आपके पास एग्जाम्पल भी होने चाहिए जो विशेष तौर पर इस टॉपिक से जुड़े हो। इसके अलावा सांप्रदायिकता या शक्ति संघर्ष के कारण, सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या अपेक्षित वंचन के कारण उभरती है। उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। तो इस टाइप की क्वेश्चन थोड़े से आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, साथ में जो भी नई चीज़ें चल रही हैं आप ये देना। ये एक सांप्रदायिकता हमारे देश के लिए एक मतलब खतरा है। ऐसी चीज़ें हमेशा आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, चुनाव से पहले विशेषकर ज़्यादा पढ़ते हो, तो ये चीज़ों को आप थोड़ा समझने की क्षमता रखना कि क्या कारण है, सांप्रदायिकता क्यों होती है। वही इस चैप्टर का हमारा आज सार होगा। ठीक है, सबसे पहले जो एनसीईआरटी के अंदर कुछ नोट्स मैंने एनसीईआरटी से बनाए यहाँ पे। तो एनसीईआरटी के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी गई होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ते हो, यदि एनसीईआरटी में आपको उसका बेसिक नॉलेज मिलता है तो उसको पढ़ने की कोशिश करना, आप समझने की कोशिश करना, उसका एक अपने आप में अलग फ़ायदा होता है। जैसे इसमें ये नोट्स बनाते समय मैं भी जो 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी नई वाली, उनका सहारा ले रहा हूँ। यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात आती है कि सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता क्या है कि धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद, यानी सिंपल शब्दों में यदि समझे कि कोई एक व्यक्ति है, अपने धर्म को महान समझता है। चलो अपने धर्म को महान समझो, कोई बात नहीं, लेकिन वो अन्य धर्म को फिर तुच्छ समझता है, या अपने उसका व्यवहार जो होगा ना अन्य धर्म के प्रति खराब व्यवहार होगा। एक सामान्य थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। बाकी यदि सांप्रदायिकता को बड़े स्तर पर समझे तो इसमें कई चीज़ें आएगी अभी जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो एक धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। देखो, उग्रवाद के बारे में आप समझते हो, उग्रवाद हिंसा भी हो सकता है या अन्य लोगों के प्रति मतलब गलत व्यवहार भी हो सकता है। विशेषकर उग्रवाद हिंसा के रूप में देखने को मिलता है, जैसे नक्सलवाद है या अन्य कई जगह आतंकवादी घटनाएं होती है जहाँ पे काफ़ी लोग मारे जाते हैं। उसी तरह जो सांप्रदायिकता है उसमें भी आप जानते हो भीड़ हत्या है या जो दंगे भड़कते हैं, उसमें ऐसा देखने को मिलता है। तो उसमें ये देखा जाता है कि ये धार्मिक पहचान इसमें कहीं ना कहीं होती है, एक वर्ग विशेष को लेकर टारगेट किया जाता है एक दूसरे वर्ग के द्वारा। तो ये दंगों में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है, धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद है, एक तो सामान्य परिभाषा है। या हम कह सकते हैं इसको कि सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा भी है जो धर्म से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि मतलब कोई भी मतलब आक्रामक राजनीतिक विचारधारा जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है, धर्म का सहारा लेती है, तो उसका जन्म सांप्रदायिकता के रूप में, व्यवहारिक रूप में देखने को मिलता है। तो संप्रदायवादी धर्म पर आधारित एक, इसको हम दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो क्या है कि संप्रदायवादी धर्म पर आधारित एक राजनीतिक पहचान में अवश्य विश्वास रखते हैं, कि उनकी एक पहचान जरूर होती है, उनका एक विश्वास जरूर होता है किन्हीं चीज़ों को लेकर। तथा संप्रदायवादी आक्रामक राजनीतिक पहचान बनाते हैं और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की निंदा करने या उस पर आक्रमण करने को तैयार रहते हैं जो उनकी पहचान के साझेदार नहीं होते हैं। ये देखने को अक्सर मिलता है। सामान्य मतलब दृष्टिकोण आप इसमें समझ सकते हो। इसकी विशेषताओं में यदि जाएँ, कुछ पॉइंट देखें तो है सांप्रदायिकता रूढ़िवादिता
और असहिष्णुता पर आधारित बहुआयामी प्रक्रिया। ये बात सही है कि बहुत सारी तो इसमें रूढ़िवादी चीज़ें होती है कि मतलब उनका धर्म सर्वश्रेष्ठ होता है, वही धर्म महान होता है, और बाकी की जो धर्म है, बाकी की जो संस्कृति है वो उनके सामने तुच्छ है। तो कहीं ना कहीं फिर उसमें अन्य धर्मों के प्रति घृणा और दंगों का प्रसार भी देखने को मिलता है। इसमें ज़्यादातर निहित स्वार्थ होते हैं। यदि हम इनका सही से विश्लेषण करें, जब भी सांप्रदायिकता का प्रसार देखें, तो इसमें अपने अपने हित देखने को मिलते हैं जो भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे राजनीति में हम देखें, चुनाव से पहले चुनावी भाषणों में आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे सांप्रदायिक ताकतें या जो लोग हैं जो अपने स्वार्थों के लिए लेकर उनको लगता है कि वोट बैंक की राजनीति का उनको फ़ायदा मिल जाएगा, तो वो घृणा वाले भाषण देते हैं। वहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है। कई बार चरमपंथी कार्यनीति भी इसमें देखने को मिलती है कि अपने, वही बात है ना कि अपने हितों को प्रसार के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसको सिंपल शब्दों में भी आप लिख सकते हो और एग्जाम में कोशिश करना कि जैसे, चलो ये तो एनसीईआरटी की बातें हैं, उसमें थोड़ा सा शब्दावली टफ हो सकती है, लेकिन एग्जाम में आप चाहो तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो आप चीज़ों को समझते हो, जैसे आपने कोई किताब पढ़ी या कहीं सी वीडियो देखा, समझा आपने, फिर आप अपनी भाषा में इसको थोड़ा लिख सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के नादान परिंदे सेल के बारे में बताना चाहूँगा। यदि यहाँ पर आप यूपीएससी एग्ज़ाम से जुड़े हुए जितने भी प्रीमियम कंटेंट है, इनको आप अभी बाय करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे बाय 1 गेट 1 फ्री का मौका मिल रहा है। यानी यदि आप 6 महीने के यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 महीने का आपको फ्री मिलेगा। अब बात करते हैं सुपर कोचिंग के यूपीएससी से जुड़े हुए बहुत शानदार कंटेंट की। जैसे यहाँ पर 30 से अधिक कोर्स है जो सुपर टीचर के द्वारा लाए गए हैं। जैसे आप जानते भी हो, सलामुद्दीन अंसारी सर, श्री राम सर है, इनके बहुत सारे यूपीएससी प्री और मेंस के कोर्सेज है। साथ में आपके लिए यहाँ पे लाइव क्लासेस भी होती है, आंसर राइटिंग के लेक्चर होते हैं, करंट अफेयर के भी समय समय पर आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएगी। तो एक बार जरूर चेकआउट करना। सुपर कोचिंग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि हम इसके कारकों को देखें कि कौन कौन से कारक हैं या कौन से कारण है, रीजन है, कौन से इसके आधार हैं जो सांप्रदायिकता को जन्म देते हैं, इसको हम देखने वाले हैं भारत के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो भारत के अंदर हम देखें सांप्रदायिकता के कौन कौन से कारक हैं। तो यदि सबसे पहले हम ऐतिहासिक कारकों में देखें, इतिहास में जाएं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कई पाठ्य पुस्तकें, उसमें भी ऐसा लिखा गया है कि किसी धर्म का राजा ने प्रजा के साथ कैसा व्यवहार किया। ठीक है, अलग अलग धर्म के अलग अलग शासकों ने किस प्रकार व्यवहार किया, तो ऐसे भी कारक देखने को मिलते हैं। साथ में जैसे अंग्रेज़ों के काल में हम देखें तो विशेषकर उपनिवेश काल में अंग्रेज़ों ने तो एक रणनीति अपनी बनाई थी कि एक धर्म को दूसरे धर्म के साथ कैसे भड़काया जाए। तो उन्होंने ऐसे रिसर्च किए और फिर जैसे एक धर्म को विशेषकर उन्होंने लाभ ज़्यादा दिए, जैसे शिक्षा, रोजगार आदि में उनको फ़ायदा पहुंचाया, तो दूसरा जो वर्ग है या धर्म है कहीं ना कहीं अपने आप को कमतर आंकने लगा या उनको इस ऐसे मतलब संकट दिखने लगे। तो उससे भी कहीं ना कहीं इतिहास में हमें दंगे या सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे भारत के विभाजन के समय भी ऐसा देखने को मिला था। तो ऐतिहासिक कारकों में आप दो एक एग्जाम्पल लिख के इसको बता सकते हो, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम इधर समझ आएगा। इसके अलावा राजनीतिक कारक बहुत बड़ा कारक है इसमें। यदि आधुनिक दंगों की हम गहराई में जाएं, रिसर्च करें, तो उसमें तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो स्वार्थ आधारित राजनीति है ना, वो दंगों को ज़्यादा भड़का रही है, सांप्रदायिकता का प्रसार कर रही है। ये मतलब आजकल हर एक दलों में कुछ न कुछ ऐसा अंश आपको देखने को मिलेगा कि सांप्रदायिकता की उनमें उनके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें धर्म आधारित राजनीति करते हैं, उनको लगता है कि एक विशेष धर्म के यदि वोट बैंक उनके अंडर होंगे तो उनको राज करने का अच्छा मौका मिलेगा। पहचान की राजनीति इसमें देखने को मिलती है। चुनावों के दौरान हमने देखा सांप्रदायिक भाषण देखे, प्रैक्टिकल में हमने देखा मंदिर मस्जिद के मामले हैं या राजनीति के मामले हैं, जो बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस किया गया था, ये सब एग्जाम्पल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि आर्थिक कारकों को देखें तो इसमें ये देखने को मिलता है कि कई बार संसाधनों का जो असमान वितरण होता है बहुसंख्यक वर्ग के हित में हो सकता है, या कई बार गरीबी और अमीरी का जो गैप है उसमें भी कई बार ये देखने को मिलता है कि एक अल्पसंख्यक के जो वर्ग है या धर्म है उसका कहीं ना कहीं विकास नहीं हो पाता है। तो उसके चक्कर में फिर क्या होता है कि दूसरी जो बाहरी ताकतें हैं वो भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक को ऐसे आर्थिक शक्ति प्रदान करती है, और हमारे राष्ट्र हितों के खिलाफ भी कई बार ऐसे दंगे या सांप्रदायिकता भड़काने के ऐसे केस देखे गए हैं, तो उसमें भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक समूहों की जो आर्थिक स्थिति है वो भी इसमें प्रभावित करती है इन चीज़ों को। सामाजिक कारकों में भी वही गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी आएगी। इसके अलावा 2006 में एक सच्चर समिति की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कई सारे डाटा जारी किए गए थे। इनके आधार पर भी कई बार जो राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाते हैं और सांप्रदायिकता को प्रसार करते हैं, तो ऐसे पॉइंट भी आप इसमें बता सकते हो। अन्य कारकों में देखें तो विदेशी ताकतों के द्वारा विशेषकर जो नॉन स्टेट एक्टर है वो भी ऐसा काम करते हैं। जैसे ISIS जो है उसने भारत में कई युवाओं को कट्टरपंथी के रास्ते पर सोशल मीडिया के माध्यम से ले जाया गया, देखा गया ऐसे एग्जाम्पल। इसके अलावा विदेशी जो सरकारें हैं या उनकी एजेंसियाँ हैं वो भी किसी भी राष्ट्र की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको खतरा पहुँचाने के लिए ऐसे कार्य करती है। आपने पंजाब में खालिस्तान में अक्सर देखा होगा, खालिस्तान के मुद्दे में देखा होगा।
ऐसी चीज़ें हमेशा चर्चा में रहती हैं। तो आपके पास कारक होने चाहिए, उनके कुछ एग्जाम्पल हो तो आपका क्वेश्चन आराम से इसको आप हैंडल कर सकते हो। और आगे बढ़ते हैं। जैसे भारत में यदि सांप्रदायिकता के विकास देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन हम ऊपर देख रहे थे उसमें ऐसा ही आया था कि भारत में जो सांप्रदायिकता है उसके कुछ एग्जाम्पल देके आप बताओ। तो कुछ चीज़ें देखो, जो बेसिक चीज़ें हैं सांप्रदायिकता के कारण क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो तो बेसिक सब जगह आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यदि आप किसी अभी जो हमारे देश में वर्तमान में जो भी दंगे हुए हैं लेटेस्ट, उनके पीछे की कहानी आप जानोगे तो उसमें सब कारक सेम नजर आएंगे, वही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारक नजर आने वाले हैं। तो उनको आप थोड़ा सा देख लिया करो, कहीं स्पेशल कुछ कारण अलग हो सकते हैं वहाँ के, इनको आप थोड़ा नोटिस करा करो। और ये समाज का विषय, तो समाज को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं। ये मतलब हालांकि वर्तमान यदि आधुनिक हम समाज की बात करें, हमारे कानून व्यवस्था अच्छी है, संविधान के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी मतलब चीज़ें घटित होती है, तो यह दुर्भाग्य की बात है कि एक लोकतंत्र के लिए हमेशा खतरा नज़र आता है इन चीज़ों में। तो जब भी ऐसी समस्याएं हमारे समाज के लिए आती है ना, तो उनको आप थोड़ा सा विश्लेषण करा करो। और यूपीसी एस्पिरेंट के लिए तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको आगे जाके एक सिविल सर्वेंट बनना है। तो यदि आप चीज़ों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हो चीज़ों को समझकर, तो उससे अलग ही चीज़ों को आपको समझने का मौका मिलता है। फिर आके जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे तो डिसीजन मेकिंग में भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ें आप पहले से समझ के चलते हो, तो क्वेश्चन की जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी ऐसे देखने को मिलता है कि आपकी समझ यहाँ पे काम आएगी। तो यदि हम कुछ एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक चार्ट के द्वारा मैंने इसको शॉर्ट में निपटाने की कोशिश की है ज़्यादा, क्योंकि बड़ा ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि भारत में सांप्रदायिकता का विकास बताओ, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा रीजन का, कि क्या कारण है, क्या उनके समाधान है, क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे। तो यदि हम इनको एक विकास देखें सांप्रदायिकता भारत में, तो दो चरणों में इसको बांट सकते हैं, एक तो स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद में। तो आज़ादी से पहले हम देखें तो इसमें सबसे पहले नरमपति चरण आपने देखा होगा, कांग्रेस का नरमपति चरण चल रहा था, तो उसको भी हम देख सकते हैं, उसके हिसाब से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे 1857 के बाद में ऐसा होने लगा था, अंग्रेज़ों ने अपनी जो रणनीति है वो हिसाब से बना ली थी कि उनको फूट डालो, राजनीति आगे बढ़ानी है और अपने हितों को आगे बढ़ाना है। तो कहीं नहीं कि वो एक धर्म विशेष को क्या कर रहे थे, ज़्यादा मतलब चीज़ें दे रहे थे, शिक्षा, रोजगार, संसाधन, इनको कह सकते हैं। तो उसके बाद में ये देखने को मिलता है कि विशेषकर जैसे आप ये देखोगे इसमें 1880 के आसपास, जैसे सर सैयद अहमद खान है, इन्होंने मतलब विशेषकर ये माना कि जो कांग्रेस है वो हिंदू समर्थक दल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि अंग्रेज अपनी रणनीति में कामयाब हो रहे थे। और ऐतिहासिक रूप से ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जहाँ से भारत में सांप्रदायिकता की जो जड़ें हैं वो शुरू हुई थी। इसके अलावा जैसे 1906 में फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, फिर अंग्रेज मुस्लिम लीग को अलग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग अपने धर्म के लिए काम करती है, ऐसी चीज़ें आगे बढ़ती है। इसी प्रकार जैसे मार्ले मिंटो सुधार आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, किस प्रकार वहाँ पे सांप्रदायिक जो आरक्षण की रणनीति शुरू होती है। फिर 1932 में सांप्रदायिक पंचाट आता है अंग्रेजों का। तो ये हिस्टोरिकल रूप से एग्जाम्पल है। इसमें देखो, इसमें पीएचडी नहीं करनी है, इसमें आपके पास कीवर्ड होने चाहिए, बहुत ही शॉर्ट में नोट्स होने चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि यदि मेंस के आपके पास कीवर्ड में नोट्स है, शॉर्ट में नोट्स है, तो आपकी सफलता अच्छी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यार यहाँ पे एक तो मेंस के एग्जाम में आपके पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों को रिवीजन करने का। यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो आप सही ढंग से इनको रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहले देखो, इसमें एक तरीका होता है पढ़ने का। सबसे पहले जब भी आप पहली बार पढ़ते हो, दूसरी बार, थर्ड टाइम पढ़ते हो, तो चीज़ों को गहराई से पढ़ो, मतलब आराम से टाइम दे के पढ़ो, जल्दबाजी मत करो, चीज़ों को समझो पूरे एकदम आराम से, है ना। और 2-3 बार पढ़ने के बाद में नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं कि पहली बार में आप नोट्स बनाने लगे, क्योंकि आप पहली बार में यदि नोट्स बनाओगे ना तो आप ना ग्रंथ या बड़े बड़े रजिस्टर डालोगे उसमें। बाद में जब 2-3 बार आप पढ़ लोगे, चीज़ों को समझोगे, तो आपको पता लगेगा कि यार इतनी चीज़ की डिमांड है कि मुझे बस ये टॉपिक है, इसका 1-2 पेज में मेरे पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ताकि एग्जाम में मैं मेंस से पहले 2-4 बार रिवाइज कर लूँ और आराम से लिख के आ जाऊँ। क्योंकि जब मैं 4 बार मेंस लिख रहा था तो हर बार मुझे मेंस के एग्जाम के दौरान ये चीज़ें महसूस होती थी कि काश मेरे पास ये छोटे वाले नोट्स होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आ रहे हैं बार बार, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 साल के ढंग से निकाले तो वो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आप करते रहो। एक चीज़ और बोलूँगा कि यार आंसर राइटिंग को लेकर ज़्यादा चिंता मत पालो। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 4-5 साल के, उनको ढंग से लिखने की प्रैक्टिस करो। टॉपर्स की कॉपी आपके सामने है। आजकल एक तो ये हो गया कि फलाना फलाना कोचिंग आ गई, अलग अलग टाइप के ये प्लेटफॉर्म आ गए जो आपको ये करवाते हैं, वो करवा देंगे, मतलब बहुत सारे झंझट पैदा कर दिए स्टूडेंट के सामने। तो इससे अच्छा एक समझदार एस्पिरेंट बनो। कि समझदार का मतलब ये होता है कि चीज़ों को आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके काम की है और कौन सी चीज़ आपके काम की नहीं है। थोड़ा सा ऐसे समझोगे। और एक बात दावे के साथ कहता हूँ कि आप में से जो स्मार्ट एस्पिरेंट होंगे ना, वही एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। मतलब सभी लोग एग्ज़ाम क्रैक नहीं करेंगे। थोड़ा एक तो भीड़ चाल से बचो, मतलब भेड़ चाल से बचो, और थोड़ा सा अपना एक विवेक इस्तेमाल करो कि कौन सी चीज़ आपके काम की है, कौन सी नहीं काम की है। इन चीज़ों को भी थोड़ा आप देख के आगे बढ़ना। ठीक है। और जैसे इसमें हम आगे बात करें, उग्रवादी चरण की बात करें, तो उग्रवादी चरण तो
विशेषकर जैसे आपने देखा होगा 1915 के बाद में देखा होगा, तो वहाँ तो अंग्रेज़ों की ओर सांप्रदायिक जो रणनीति वो देखने को मिल रही थी। इसके अलावा 1947 तक आते आते कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मांग भी उठने लगी थी, और हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयं संघ, इनके भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आने लगी थी कि जिससे वजह से आगे फिर क्या हुआ था, सांप्रदायिकता का जो इतिहास है वो आगे बढ़ने लगा। तो ये भी चीज़ें आप एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े तो आज़ादी के बाद में ऐसी कौन सी चीज़ें थी, जैसे एक तो आज़ादी के तुरंत बाद में विभाजन के समय दंगे देखने को मिले थे, उसके बहुत सारे कारण थे। इसके अलावा 1984 में सिख विरोधी दंगे दिल्ली में जो घटित हुए कांग्रेस काल में, यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि अलग अलग सरकारों के काल में भी मतलब दंगे घटित हुए हैं। तो मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक जो विचारधारा है वो एक इन दंगों के पीछे काफ़ी होती है। इसके अलावा 1989 में जो कश्मीर हिंदू पंडित है उनके खिलाफ हिंसा देखने को मिली थी, काफ़ी दंगे देखने को मिले थे। और 1992 में बाबरी मस्जिद हिंसा है, 2002 गोधरा दंगे हैं, 2013 मुजफ्फरनगर यूपी वाले दंगे। तो ये क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि आप कोई एग्जाम्पल देके बताओ, तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल तो होने चाहिए ना कि आप उनको सही ढंग से उनका विश्लेषण कर पाओ चीज़ों को। और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप ना जब विश्लेषण करते हो ना, एक यूपीएससी का एस्पिरेंट है ना, उसको बहादुर बनना चाहिए। आपको कभी भी मतलब बाइस नहीं होना है, तटस्थ होकर अपनी बात रखनी है। आपको ये लगता है कि एक चीज़ गलत है तो उसको आराम से प्रेजेंट करो। आपको कभी भी, हमारे लिए संविधान ना, संविधान इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक मूल्यों को हमें सामने रखना है। और किसी भी दल या मतलब दल का नाम वगैरह नहीं लिखना आपको। सीधी से याद रखना कि थोड़ा सा आप तटस्थ होके, जैसे आपको लगता है कि कोई ये कारण है, कोई रीजन है, तो मतलब आप लिखो उनका। आप इनसे बच सकते हो, किसी संगठन या दल का नाम लिखने से बच सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी आपको लगता है आपको ये चीज़ गलत है तो उस चीज़ को आप बिल्कुल बता सकते हो। इसमें आपको डरने की बात नहीं कि कोई पीछे कौन सी विचारधारा का करेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम इनकी बात करें, समाधान की बात करें कि इनके उपाय क्या हो सकते हैं, तो आप इसमें ला सकते हो अल्पकालीन उपाय और दीर्घकालीन उपाय। तो अल्पकालीन उपाय में आप ये सिंपल वाले पॉइंट आराम से इनको पढ़ लेंगे। तो अल्पकालीन उपाय में जैसे एक तो धर्मनिरपेक्ष जो सेंस करती है ना, उसको बढ़ावा देना, यानी सभी धर्मों का सम्मान करना है। सभी लोगों में ये भावना आनी चाहिए, चाहे हमारी एजुकेशन जो प्रणाली उसमें भी ऐसी चीज़ें आनी चाहिए कि सभी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, चाहे अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, या किसी धर्म के बहुत ही कम नागरिक हो, तो सबका हमें सम्मान करना ही होगा। क्योंकि यार ओवरऑल फिर ये होता है कि यदि ऐसी चीज़ें हमारे देश में घटित होती है तो ये हमारे मतलब सरकार है या हमारे संविधान का फेलियर नज़र आता है फिर। क्योंकि सभी सरकारों को ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी सरकार जब शासन में होती है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके सभी नागरिक सुरक्षित रहें। और इसके अलावा जैसे कट्टरपंथी ताकतें, उनको मतलब उनको रोकना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया का सही से मतलब वैधानिक प्रबंधन होना चाहिए। चुनाव के समय विशेषकर जो सांप्रदायिक विचारधारा का मतलब ऐसा उपयोग करते हैं, उन राजनीतिक दलों को बैन करने या चुनाव आयोग की या फिर निर्वाचन आयोग की एक बड़ी भूमिका बन जाती है। ठीक है, या फिर आम जनता की एक बड़ी भूमिका बनती है। सबसे बड़ी तो आम जनता ही है। यदि आम जनता इन चीज़ों को सही से समझने लगती है, आम जनता खुद ऐसे राजनीतिक दल है जिनका सांप्रदायिक राजनीति करते हैं उनसे यदि दूर जाती है, तो अपने आप सबको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आम नागरिक है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा मीडिया है, नागरिक समाज है, निर्वाचन आयोग है, इनकी भूमिकाएं हैं। सांप्रदायिक दंगे पूर्व रोकने के लिए एक रणनीति भी होनी चाहिए। हमारे देश में दंगे रोकने के लिए ऐसे मतलब जो आपदा प्रबंधन के कार्य है वो उनकी रणनीति बनाई गई है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के प्रति हमेशा संवेदनशील होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। ठीक है, और धार्मिक सामंजस्य व शांति को बढ़ावा देने के लिए मतलब मीडिया, फिल्मों या संचार की एक भूमिका होती है, वो आप बता सकते हो। इसके अलावा दीर्घकालीन उपाय में आप बता सकते हो कठोर कानून निर्माण है, त्वरित जांच व न्याय है, सुचारू कानून व्यवस्था है। ये सिंपल वाले पॉइंट है। इसके अलावा मजबूत खुफिया तंत्र होना चाहिए हमारा। सभी धर्मों का सामाजिक आर्थिक विकास होना चाहिए। यदि सस्टेन डेवलपमेंट हमारे देश में होता है तो ऐसी चीज़ें कम होने लग जाएगी। और इतिहास संबंधी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो पाठ्यक्रम है, उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें लिखी गई तो उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनको नहीं लिखा जाना चाहिए। जो गैर सांप्रदायिक चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। सांप्रदायिक चीज़ों को पाठ्यक्रम से थोड़ा सा हटा देना चाहिए। थोड़ा सोच समझ के इन पर डिबेट हो सकती है कि किन चीज़ों को पाठ्यक्रम में रखना चाहिए, ताकि मतलब वही बात है ना कि बच्चे, आज के बच्चे ना वही तो नागरिक बनते हैं ना, समझदार नागरिक बनेंगे। तो उन जैसे उनको शिक्षा मिलेगी फिर उनका प्रभाव उस पर नजर आता है। तो शिक्षा व्यवस्था में भी हमें ये ध्यान रखना होगा। इसके अलावा समान नागरिक संहिता जो अभी तक हमारे देश में शायद लागू नहीं है, मतलब शायद क्या आर्टिकल 44 है इसमें, है ना, वो अभी लागू नहीं हुआ है। क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी बनती है, आने वाले वक्त में कभी लागू होगा तो अच्छी बात होगी। और इसके अलावा अल्पसंख्यकों के हेतु शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के मुद्दे भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सिंपल सा चैप्टर था और आशा करता हूँ पसंद आएगा। बाकी आप कमेंट करके बताना आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। और जो बीच में हमने सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक की बात की थी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर चेकआउट करना। बहुत बहुत धन्यवाद।